हेलो बीएलएड सेकेंड ईयर। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राज्य की राजवंश की स्थापना किस तरह से हुई, इस बारे में कई सारे मतभेद हैं। और लेकिन मतलब चंद्रगुप्त कौन था, इस बारे में बहुत सारे, किस वंश का था, क्या, कहाँ से आया, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो एक बहुत महान शासक था और मौर्य वंश जैसे वंश की स्थापना करने का श्रेय उसी को जाता है। एक शक्तिशाली और महान सम्राट जिसने संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा। तो ये वंश ऐसा वंश था जिसने 137 वर्ष तक भारत पर राज किया। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो मंत्री थे कौटिल्य, जिनको कि चाणक्य भी कहा जाता है, उन दोनों को इस वंश की स्थापना का श्रेय जाता है। मौर्य वंश से पहले नंद वंश था, जिसके सम्राट घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना हुई। इसका जो विस्तार है मौर्य वंश का या मौर्य राज मगध साम्राज्य का, वो काफ़ी लंबा था, काफ़ी बड़ा था। लेकिन बाद में अशोक ने भी, मौर्य सम्राट अशोक ने भी इसको विस्तृत करने का प्रयास किया था। ठीक। राजधानी क्या थी मौर्य वंश की? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना करी और पश्चिम क्षेत्र की तरफ, भारत के पश्चिम क्षेत्र की तरफ भी साम्राज्य का विस्तार किया। इससे पहले, इस वंश की स्थापना से पहले जो भारतवर्ष था, जो ये साम्राज्य था भारतवर्ष का, वो बहुत छोटे छोटे भागों में विभक्त था, जिसके कारण उसका जो फ़ायदा है वो बहुत लोग उठा सकते थे। तो मौर्य साम्राज्य, सिकंदर के आक्रमण के समय जो है वो इस तरह की परिस्थितियाँ हुई जिससे ऐसा लगने लगा कि घनानंद के समय में भारतवर्ष में विदेशी शक्तियों का आगमन हो जाएगा और भारत जो है वो यूनानियों के शासन में, अधिकार में आ जाएगा। इसलिए आपसी मतभेदों का फ़ायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सबको एकत्र किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी। और इसके बाद अशोक भी इस साम्राज्य का महान शासक कहलाया। इस वंश में कई सारे महान शासक हुए। ठीक। अब सबसे पहले हम इसके प्रमुख सम्राटों के विषय में पढ़ते हैं, जिसमें आता है चंद्रगुप्त मौर्य। 322 से 298 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड था। कैसे मौर्यों की उत्पत्ति हुई, कैसे उनका प्रारंभिक जीवन रहा मौर्य साम्राज्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैसे हम नहीं जान सकते कि वो उसने मुरा शब्द, माना जाता है कि उसकी माता का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था, जिसके कारण उसने अपने नाम के आगे मौर्य शब्द को लगाया। ठीक है। कुछ मानते हैं कि ऐसे कबीलों से रिलेटेड था चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मयूर पोषक थे। तो मयूर जाति का होने के कारण उसने अपने नाम के अंत में मौर्य लगाया। ठीक। 340 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म माना जाता है और अपने गुरु कौटिल्य, एक बार माना जाता है कि बालक चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता को देखते हुए, शेर से लड़ाई कर रहे थे, उसकी वीरता को देखते हुए कौटिल्य ने इनको अपना शिष्य बनाया। और क्योंकि कौटिल्य की भी घनानंद से किसी बात पर दुश्मनी थी, जिसके कारण दोनों ही, चंद्रगुप्त मौर्य का भी एक उद्देश्य था घनानंद को हटाना और कौटिल्य का भी, तो दोनों ने मिलकर घनानंद अर्थात नंद वंश की समाप्ति करी और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। इनकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था दुर्धरा और दूसरी का नाम था हेलेना। हेलेना जो है वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी और इसके कारण जो है वो मौर्यों में और यूनानियों में वैवाहिक संबंध स्थापित होकर संधि की स्थापना भी हुई थी। 305 ईस्वी में सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस हारा गया, संधि हुई फिर, और इसी कारण उसने हेलेना का विवाह
चंद्रगुप्त से कर दिया था। और मेगास्थनीज जो कि भारत का प्रथम विदेशी यात्री माना जाता है, यूनानी राजदूत, इसी समय में भारत में आया था। कौटिल्य की बात करें अगर, तो कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, उनका बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त के समय में भी कई सारी अनुश्रुतियां हैं कि किसी न किसी रूप में जो चंद्रगुप्त और चाणक्य का मिलन था, उसका एक उद्देश्य मौर्य वंश की, नए वंश की स्थापना ही था। सेल्यूकस के साथ जब चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ तो दोनों के मध्य में संधि हुई। तो उसमें 4 शर्तें थीं। और क्या हुआ? सबसे पहले तो हेलेना का विवाह हुआ। उसके बाद सेल्यूकस ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दे दिए थे, हेरात, कांधार, काबुल और बलूचिस्तान। ये संधि के रूप में दे दिए थे। तीसरा क्या था? 500 हाथी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दिए थे उपहार स्वरूप। ठीक, इसके अतिरिक्त जो राजदूत आया मेगास्थनीज, वो भी यहीं पर रहने लगा। मेगास्थनीज कौन था? यूनानी राजपूत जिसने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। ठीक, फिर चंद्रगुप्त ने पश्चिम विजय, दक्षिण विजय, साम्राज्य सौराष्ट्र तक, हिंदू कुश पर्वत तक और कर्नाटक तक, पूर्व बंगाल तक, मतलब बहुत लंबा साम्राज्य विस्तार किया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को आत्मसात किया, उसका अनुयायी बन गया। और इसी के बात को रखते हुए, मतलब जैन धर्म को फॉलो करते हुए इसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई थी। और कुछ ऐसा मानते हैं कि शायद मैसूर की पहाड़ियों की ओर ये भद्रबाहु जो कि एक जैन मुनि थे, उनके साथ चले गए थे। और जैन रीति के अनुसार, जैनों में क्या होता है, उपवास रख के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा ही करके चंद्रगुप्त ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और उसके बाद इसका जो पुत्र था बिंदुसार, वो गद्दी पर विराजमान हुआ। अब बिंदुसार का टाइम पीरियड 298 से 273 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का ही शासक था। ये रानी दुर्धरा और चंद्रगुप्त का पुत्र था। और इसको अमित्रघात और सिंहसेन भी कहा गया है। बिंदुसार ने जो पिता से इतना बड़ा साम्राज्य मिला था, उसको ही संभालने का कार्य किया। कुछ विजय उसने दक्षिण की तरफ करने का प्रयास किया। और चाणक्य उसके समय में भी प्रधानमंत्री बनकर रहे थे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। और पहली बार के विद्रोह में बिंदुसार के बड़े पुत्र सुशीम के कुप्रशासन का परिणाम था पहला जो विद्रोह हुआ। और दूसरा विद्रोह का कारण बहुत अधिक पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अशोक जो कि बिंदुसार का पुत्र था, उसने अपनी वीरता से समाप्त कर दिया था। 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार को जो है वो माना जाता है कि बिंदुसार की जो मृत्यु थी वो अमर रही। क्यों अमर रही? क्योंकि बिंदुसार ने अपने जीवन में वैसा कुछ नहीं किया, लेकिन बिंदुसार को उसके पिता के नाम से भी जाना गया और बिंदुसार को उसके पुत्र के नाम से, क्योंकि बिंदुसार का जो पिता था चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी महान शासक, और बिंदुसार का जो पुत्र सम्राट अशोक, वो भी महान शासक। तो इन दोनों की महानता के कारण बिंदुसार का नाम भी सदैव अमर ही रहा। फिर आता है मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक। सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट जिसे कहा जा सकता है। रानी सुभद्रांगी और बिंदुसार का पुत्र सुभद्रांगी, जिसको हम धर्मा के नाम से भी जानते हैं। ये अशोक ने बहुत सारा, चाहे स्थापत्य कला ले लीजिए, चाहे आप मूर्ति कला ले लीजिए, चाहे बौद्ध धर्म का विस्तार ले लीजिए, इन सभी में आप अशोक का नाम आपको मिलेगा। अशोक का पूरा नाम या अशोक के जो स्वयं उसने अपनी उपाधि लगाई प्रियदर्शी, उसका ही अर्थ है देवा नाम प्रियम अशोक। ये उसके कई सारे स्तंभों में मिलता है। देवा नाम प्रियम अर्थात देवताओं का प्रिय अशोक। और इसका राज्यकाल 273 से 232, ये जो इसमें लिख गया, दोबारा लिख गया 268 से 273, यहाँ इलेबोरेट पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है 273 से 232 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रहा। इन्होंने अखंड
भारत पर राज किया और ये मैसूर से लेकर बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक मौर्य साम्राज्य विस्तृत हो गया था। सम्राट अशोक की अगर हम बात करें तो आज का जो संपूर्ण भारत है वो कैसा होता, उसमें सम्मिलित होते भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के अधिकांश भूभाग, मतलब ये सारा विस्तृत भूभाग जो है वो अशोक के साम्राज्य का ही था। ठीक है, और इसे कह सकते हैं आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य जो था वो अशोक के शासनकाल में ही रहा। अपने जीवन काल में अशोक ने एक भी युद्ध नहीं हारा, परंतु अंतिम युद्ध जो कलिंग का युद्ध था उसमें इतने अधिक, जब ये युद्ध हुआ तो माना जाता है कि 1,40,000 से अधिक लोगों को बंदी बनाया गया था और लगभग इतने ही लोगों की हत्या कर दी गई थी। 1,00,000 लोगों की लगभग हत्या कर दी गई थी। तो इतना नृशंस ये युद्ध, मतलब वो इतने हत्याएं हुई इसमें कि अशोक ने जब इस युद्ध के बाद इसके परिणाम को देखा तो उसे लगा कि इस युद्ध से किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और यहाँ के इतने कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल युद्ध के बाद जो है अशोक को ये एहसास हुआ कि युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं है, और यहीं से उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। उसके हृदय में एक महान परिवर्तन हुआ और उसके मन में मानवता के प्रति इतनी दया भावना उत्पन्न हो गई कि उसने सदा के लिए युद्ध को ना करने का निर्णय लिया। यहाँ से अशोक के आध्यात्मिक युग की शुरुआत। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन को उस समय के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि उसके बाद उसकी पुत्री और उसके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भी उसने श्रीलंका भेजा था इस अपने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। अशोक का धम्म इस्लाम से भी क्वेश्चन आता है कि अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की। भेरी घोष मतलब कि युद्ध की दुदुम्बी, भेरी का मतलब होता है युद्ध की जो आवाज़ आती है दुदुम्बी, उसको छोड़कर शांति को अपनाकर धर्म के प्रचार और प्रसार का दायित्व अपने कंधों पर लिया। अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध संगीतियों का आयोजन, एक तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित। जब हमने आपको बौद्ध संगीति लिखवाया होगा तो उसमें बताया था कि बौद्ध संगीति 4 हुई थी, जिसमें तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के द्वारा ही करवाई गई थी। अशोक के बहुत सारे अभिलेख, स्तंभ, चट्टानें और गुफाओं पे भित्ति चित्र वगैरह उसके शासनकाल में मिले हैं। इसकी राजभाषा पाली थी तथा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग भी अशोक के स्तंभ लेखों में मिलता है। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। ये 3 महान शासक थे। अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो सभी अयोग्य हुए। भोग विलास में रत रहने के कारण धीरे धीरे मौर्य वंश ने जो अपनी प्रतिष्ठा थी उसको खोना प्रारंभ कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक बृहदत्त रहा और कह सकते हैं लगभग उसका राजकाल 187 से 185 ईसा पूर्व तक रहा। अब हम बात करते हैं मौर्य काल का प्रशासन। इसके प्रशासन को 3 भागों में बांट सकते हैं: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन जैसे सभी शासन काल में रहा होगा। केंद्र में राजा ही सर्वोच्च होता था। मंत्री, पुरोहित, राजदूत, अमात्य, इन सब की नियुक्ति राजा के द्वारा ही की जाती थी। मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसमें इस बात का वर्णन है कि राजा का पद सर्वोच्च था और दिन में वो जन कल्याण में लगा रहता था और दिन रात मतलब हमेशा अपनी जनता के विषय में सोचता रहता था। और मंत्री परिषद, अमात्य तथा अधिकारी अनेक उसके केंद्रीय शासन के अंग हुआ करते थे। मंत्री की परिषद से राजा सजेशंस लिख सकता था। प्रांतीय शासन की बात करें तो प्रांत में भी, क्योंकि सुविधा कृषि से अगर देश बड़ा है तो उसको प्रांतों से में बांटकर इस पर शासन किया जाए, तो अनेक प्रांतों में उसने बांट दिया। और उसके बाद धीरे धीरे राजकुमारों को प्रांतों का या किसी राजकुल के व्यक्ति को प्रांतों का प्रांतीय शासन को भी उसने प्रांतीय शासन में राजकुमारों को या राजपुरोहितों को उसका उत्तराधिकारी बनाकर महापौरों इत्यादि की नियुक्ति करी, जिससे कि राज शासन को अच्छी तरह से लगाया जा सके। स्थानीय शासन की बात करें अगर हम, स्थानीय शासन प्रांत और जिलों में विभाजित था। जिलों
को विषयों, जिलों को क्या कहा जाता था, विषय या आहार कहा जाता था। और विषय का जो अध्यक्ष होता था, मालिक होता था, जो उसको चलाता था, उसको विषयपति कहा जाता था। ठीक है। स्थानिक भी कहा जाता था। जिले का जो अधिकारी होता था स्थानिक यानी स्थानीय शासन की देखरेख करने वाला स्थानिक कहलाता था। इन अधिकारियों का मुख्य कार्य था कि राज्य व्यवस्था को, जो स्थान की व्यवस्था है उसको देख रहे, जो भी जैसे भूमि की पैमाइश करना, नाप जोख करना, ठीक है, देख रेख करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, कृषि से संबंधित ध्यान रखना कि जो है उनको क्या क्या सुविधा चाहिए। फिर मौर्य काल का आर्थिक जीवन। मौर्य काल का आर्थिक जीवन में बच्चों आप सब जानते हैं कि जब शासक इतना अधिक उच्च हो, इतना अधिक पराक्रमी हो, तो प्रजा भी खुश होगी। तो मौर्य काल में खुशहाल थे सभी, धन धान्य संपन्न थे। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। अच्छी खेती होती थी। धातु, हाथी दांत तथा जो वस्त्र हैं वो विविध प्रकार के बनाए जाते थे। सूती वस्त्र उद्योग भी उन्नति पे था। माना जाता है कि समुद्रों से भी जो है व्यापार किया जाता था, इसलिए नाव, जहाज़ बनाने में कारीगर बहुत अधिक एक्सपर्ट थे। चीन, वर्मा, जावा, पश्चिम एशिया, सुमात्रा, यूरोप, रोम इत्यादि से व्यापार होता था और विदेशों से सोना चांदी आदि आयात भी होता था। आय के प्रमुख अगर हम साधनों की बात करें तो कृषि की उपज का 1/6 भाग कर के रूप में एकत्र किया जाता था। इसके अतिरिक्त तट कर और निर्यात कर भी वसूल किए जाते थे। अगर कोई जुआ वगैरह कहता था, जिसे हम सट्टा कहते हैं या जुआ कहते हैं, उस पर कर लगाए जाते थे। अर्थदंड भी राजकीय आय का एक साधन हुआ करता था। धार्मिक जीवन की बात करें, मौर्य काल में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इस काल में जैन धर्म का उदय हो चुका था और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, हमने बताया ही था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को आत्मसात कर लिया था। उसके बाद केवल ऐसा नहीं था कि केवल जैन धर्म अगर उसने आत्मसात किया तो किसी अन्य धर्म को वो इग्नोर करता था। नहीं, सभी धर्मों का समान आदर होता था। बौद्ध धर्म का विस्तार अशोक के समय में हुआ, तो अशोक ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का पूरा मतलब अपना जीवन जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो 4 वर्गों में वैदिक काल की भांति ही बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य ज्ञान का अर्जन, यज्ञों को कराना, कर्मकांड इत्यादि करना। क्षत्रियों का कार्य होता था कि वो रक्षा करें, राज्य की रक्षा करें। और वैश्यों का कार्य व्यापार से जुड़ा हुआ था और शूद्रों का कार्य इन सब की सहायता करना था इन तरह के कार्यों में। न्याय में अगर न्याय व्यवस्था की बात करें तो राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख भी मिलता है। धर्मस्थलीय न्यायालय और शोध कंटक या कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थलीय होते थे, दीवानी के होते थे, ठीक है, उसमें चोरी, झगड़े, धोखाधड़ी इत्यादि मामलों की बहस सुनी जाती थी। और जो शोधक कंटक शोधन थे उसमें फौजदारी के निर्णय होते थे और निष्पक्ष होते थे। दंड प्रणाली कठोर थी, जुर्माने से लेकर प्राण दंड तक की व्यवस्था थी। ठीक। सैन्य संगठन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य अत्यंत सैन्य संगठित था, क्योंकि उसके साम्राज्य विस्तार से ही आपको पता चल सकता है कि अगर सैन्य शक्ति उचित नहीं होगी तो कोई भी साम्राज्य इतने लंबे वर्षों तक ना तो शासन कर सकता है ना इतनी विजय कर सकता है। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया इसका कि विशाल सेना का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। नौसेना, पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना, गज सेना और रसद सामग्री ले जाने वाली समितियाँ। सेना का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल जो सेनापति होता था, परंतु युद्ध स्थल पर सेना का संचालन कौन करता था? राजा करता था स्वयं। वैसे अंतपति सेनापति होता था जब शांति का समय रहता था। एक गुप्तचर विभाग की स्थापना भी की गई थी, जो कि जो भी अधिकारी थे उनकी देखरेख भी करता था और सूचनाओं को एकत्रित करके सर्वसाधारण की जो भावनाएं थीं राजा के प्रति, देश के प्रति, उनका पता लगाता था और ये भी ध्यान रखता था कि विदेशी शत्रु किसी तरह जो है इस अंदर न आने पाए। शिक्षा, कला और संस्कृति। मौर्य काल में शिक्षा मौखिक दी जाती थी, परंतु इसका स्तर कैसा था? उच्च था। और एक तरह से कह सकते हैं कि संपूर्ण देश में
जो विद्यालय थे या शिक्षालय थे, शिक्षा केंद्र थे, उनका जाल बना हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय इस समय का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा, जिसमें 10,000 विदेश के छात्र जो है वो शिक्षा प्राप्त करते थे और 1,500 शिक्षक यहाँ पर थे। तक्षशिला और विक्रमशिला ये दोनों इस काल के प्रमुख जो है केंद्र रहे शिक्षा के। चाणक्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना इसी काल में की थी, तो कला शिक्षा के क्षेत्र में ये भी बहुत महान उपलब्धि रही। गणित ज्योतिष के कई ग्रंथ इस युग में लिखे गए। आर्यभट्ट को भी इसी वंश का कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने भी ये बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ये गोल है। आर्यभट्टम नामक एक ग्रंथ भी आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। फिर आता है स्थापत्य कला। इसमें अनेक मठों और विहारों का वर्णन हुआ, अनेक स्तूप बनाए गए। सांची का स्तूप भी इसी काल की देन माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन, किसी भी साम्राज्य में धीरे धीरे कुछ कलुषताएँ आ जाती हैं, जिसमें बहुविवाह के कारण मौर्यों में आपस में षड्यंत्र हुए, उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ हुई, भाई भाई से स्वयं लड़ने लगे। और बाद में अशोक के बाद जितने भी शासक हुए वो ना तो चंद्रगुप्त मौर्य ना तो अशोक के समान तेजस्वी हुए, और राज्य की जो सुविधाएं थी, जितना उनको अच्छा राज्य मिला था, कोष भरे हुए मिले थे, इन्होंने उनको कायर, दुर्बल और विलासी बना दिया। और कुछ अशोक की शांतिवादी नीतियों के कारण भी सेना दुर्बल हो गई, जिससे वो युद्ध के में सक्षम नहीं रही। इसके कारण विश्व बंधुत्व की भावना तो रही, परंतु राष्ट्रीयता और राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाई। और मौर्य साम्राज्य का पतन उसकी आर्थिक नीतियों के कारण हो गया। आर्थिक, क्योंकि मुक्त हाथ से दान देने में राजकोष खाली हो गए और आर्थिक उन्नति से उत्पन्न जो कमियां थी उसे पूरा नहीं किया जा सका। फिर धीरे धीरे धन के अभाव में राज्य का चलाना मुश्किल हो गया और इस साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये आपका मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ। इलेबरेट वे में आप और पढ़िएगा लॉन्ग आंसर के हिसाब से, लेकिन अगर राजाओं की बात आती है कि कौन थे, क्या राजवंश थे स्थानीय, वो आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं। नोट्स आपको बनाने होंगे खुद, ठीक है, और बना लीजिए अच्छे से, ताकि कोई अगर आता है तो आप अच्छे से इसको लिख सकें।